दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं आज ईएमआरएस का एग्ज़ाम हुआ था। कॉमर्स में ये जो पार्ट है इसका एक बार सॉल्यूशन देखते हैं। ईएमआरएस आज 16 तारीख है, 16 दिसंबर। और आज के दिन अभी 2:30 बजे एग्ज़ाम हुआ था। 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच एग्ज़ाम हुआ था। पहला जो क्वेश्चन आया था कि विच इज़ द फॉलोइंग नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं है? रिटर्न ऑफ सॉरी सर्टिनिटी ऑफ रिटर्न, यानी प्रत्याय की निश्चितता। हमको प्रॉफिट यहाँ पे कंफर्म नहीं होता है, प्रॉफिट अनसर्टेन रहता है। ठीक है। सेकंड जो है, कौन सी एकल स्वामित्व की सीमा नहीं है। ठीक है, एकल स्वामित्व की सीमा कौन सी नहीं है? तो ये डायरेक्ट इंसेंटिव। ठीक है, ये उसकी सीमा नहीं है, ये इसका बेनिफिट है कि उसको क्या बोलते हैं, मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सारा जो भी करेगा वो अपने के लिए करेगा। उसके बाद है, निम्न में से किस जो सरकारी समिति की एक सीमा है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगा कि सरकारी नियंत्रण जो है ये इसकी सीमा हो जाती है। सरकारी समिति अपने से होके बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाती। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट, अगर आप लोग लगता है कि कुछ गलत है तो प्लीज़ कमेंट करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर आर्गूमेंट अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। इसको मैंने यहाँ पे होल्ड में डाल दिया था और मैंने इसको अटेम्प्ट नहीं किया है। ठीक है। तो ये बेसिकली मुझे समझ में नहीं आया क्वेश्चन बेसिकली बोलना क्या चाहता है। अगर किसी को पता हो प्लीज़ कमेंट कीजिए अपने हिसाब से, क्योंकि मैंने इसको टिक नहीं किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो, निम्न में से बीमा का सिद्धांत कौन सा नहीं है? इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। तो एटमोस्ट गुड फेथ है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, इंडेमनिटी है, लेकिन असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन ये नहीं होता है। ठीक है। और उसके बाद दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस। तो ये होता है प्रोवाइडिंग फाइनेंस। इंश्योरेंस फाइनेंस प्रोवाइड नहीं करती। इंश्योरेंस हमको किसी चीज़ के लिए निश्चिंत कर देती है। ठीक है, प्रोटेक्शन देती है, रिस्क शेयर कर लेती है, ये सारी चीज़ें करती है, लेकिन फाइनेंस हमको प्रोवाइड नहीं करती। अगला जो है, some merit of a good source of finance are as follows। तो ये इसमें क्या क्या होता है? इट इज़ कन्वीनियंट एंड कंटिन्यूस सोर्स ऑफ फंड। ऐसा कौन सी चीज़ है जो कन्वीनियंट भी है और कंटिन्यूस भी है? इट नीड्स टू प्रमोट द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सेल को प्रमोट भी करता है। ठीक है। उसके बाद इट डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन द एसेट। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर था फैक्टोरिंग। फैक्टोरिंग मतलब जो आपके रिसीवेबल्स होते हैं वो है, जिसको आप सामान बेचो और उसको अपना डेटर बना लो। कुल मिला के आपकी एसेट बढ़ते जाती है, आपको फाइनेंस मिलते जाता है। ठीक है, डेटर डेटर बनाते जाओ बस। उसके बाद अगर इसमें कोई चेंजेस होता है प्लीज़ आप मुझे बताइए, अगर आपके हिसाब से कुछ अलग होगा तो, क्योंकि ये वही है। जैसे रिटर्न अर्निंग को अगर आप लोगे, रिटर्न अर्निंग आपका सेल नहीं बढ़ाता है, सेल को प्रमोट नहीं करता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली मुझे फैक्टोरिंग लग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट डिफाइंस द स्कोप ऑफ कंपनीज एक्टिविटी। कौन सा डॉक्यूमेंट कंपनी की एक्टिविटी डिफाइन करता है? तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी की एक्टिविटी डिफाइन करता है। और किसी को लग रहा होगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंपनी के इंटरनल जो कामकाज होते हैं उसके लिए होता है। ठीक है। 59 है, स्पैन ऑफ कंट्रोल, इसका सीधा सा आंसर है मैनेजर कैन सुपरवाइज ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट। ठीक है, तो बहुत सारे लोग को एक साथ मैनेज नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 60 जो है वो है कि कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटेड इन अ कंपनी बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आई थिंक मैं इसमें बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, बट मैंने पढ़ा हुआ था जहाँ तक। जस्ट अभी 2 घंटे पहले एग्जाम दे के मैं आया हूँ, तो मैंने रिसर्च भी नहीं किया, मैं बस क्वेश्चन पेपर शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि कोई चेंजेस है तो प्लीज़ मुझे बताइए, ताकि मैं भी अपने आप को वेरीफाई कर सकूँ, यहाँ पे रेक्टिफाई कर सकूँ, सॉरी। In the government company, the share capital held by the government must not be less than 51%। जब सब लोग को पता होगा ये। द नीड हायरार्की थ्योरी, ये मैस्लो ने दी थी, सबको पता है। द एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप कैन बी इधर ओरल और इन राइटिंग। ठीक है, सबको आइडिया है ये। बहुत इजी आया था पेपर, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कट ऑफ कम जाएगा। बहुत लोग बोल रहे थे कम जाएगा, लेकिन कम नहीं जाएगा। इंटरवल बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग 15 महीने होते हैं। ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्टडी इन साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो रिसर्च स्टडी नहीं होती है, टाइम होता है, मेथड होता है, मोशन होता है। डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, पब्लिक कंपनी आर इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन पब्लिक कंपनी मस्ट बी 7। बहुत सिंपल क्वेश्चन थे।
मतलब अगर 12th के बच्चे को बैठा देते ना वो कर लेता है इसको। ग्रेप वाइन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज सेटअप हुआ था मुंबई में। इसको बेसिकली बॉम्बे बोलना चाहिए। बॉम्बे जहाँ पे एक पारसी और 3 गुजराती लोगों ने मिलकर शुरू किया था। ठीक है। तो हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये मैंने होल्डिंग पे रख दिया था। अगेन मुझे इसका भी आंसर नहीं पता, अगर आपको पता होगा प्लीज़ डालिए इसको, आपने क्या डाला है और एग्जैक्ट आंसर क्या होगा वही डालना। ठीक है। द वर्ल्ड बैंक बिगेन इट्स ऑपरेशन इन, कब ऑपरेशन स्टार्ट किया था? मुझे यहाँ भी कन्फ्यूज़न था। अभी मुझे पता है कि बहुत आसान है इसको खोजना, लेकिन मैं फ़िलहाल इसका आंसर नहीं दे रहा हूँ। मुझे लग रहा था 46। ठीक है, बट मैंने डाला नहीं है। अगर मैं बोलूँ इसको मैंने होल्ड में रख दिया था। विच सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस प्रोवाइड बेनिफिट इन टैक्स? डिबेंचर, डिबेंचर से आपको टैक्स में बेनिफिट मिल जाता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, इसका आंसर मुझे नहीं पता, आप कमेंट कीजिए। ये ऐसे आंसर है जो आप देख सकते हैं इजीली। ठीक है, गूगल पे 2 लाख रुपए आरटीजीएस अगर आपको करना है तो मिनिमम 2 लाख रुपए चाहिए होते हैं। 2 लाख के ऊपर ही करोगे, उसके पहले जो होता है एनईएफटी करते हैं लोग। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? मुझे लगा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ठीक है, पब्लिक सेक्टर के लिए, क्योंकि नॉर्मली पहले पब्लिक सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने ही स्टार्ट किया था, तो गवर्नमेंट सारा अपने कंट्रोल में रखती थी, उसको अपन पब्लिक अंडरटेकिंग बोलते हैं। फंक्शनल फोरमैनशिप एफ.डब्ल्यू. टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट का ही पार्ट है बेसिकली वो। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, बट उसके अंदर ये बताया गया है। ठीक है, टेक्निक है ये, फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट की। तो द मैक्सिमम पीरियड ऑफ विच कमर्शियल पेपर कैन बी इशूड, मिनिमम मुझे पता था कि 15 दिन है, मैक्सिमम मैंने पढ़ा नहीं था तो मैंने 3 मंथ लगा दिए, क्योंकि कॉमर्शियल पेपर वो पेपर होता है जिसको मिनिमम टाइम में अपन रिडीम करते हैं, है ना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैन ऑल्सो नोन एज, ठीक है, तो ये फाइनेंस डिसीजन कहलाता है अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप कोई डिसीजन लेते हो तो। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच इम्प्लाइज दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान, ये वन हेड वन प्लान, ये जो है ना, ये क्या बोलते हैं, ये स्लोगन है आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का। उसके बाद है द फर्स्ट म्यूचुअल फंड स्कीम, ये मुझे नहीं पता, आप ये करके बताइए। मुझे यूटीआई लग रहा था, बट मैंने इसको भी होल्ड में रखा था। ठीक है, कमेंट कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट फंक्शन आर क्लोजली रिलेटेड? तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग क्लोजली रिलेटेड होते हैं, दोनों एक दूसरे से भाई भाई टाइप के रहते हैं। ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या करता है? बेसिकली इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ सब ऑर्डिनेट, बाकी किसी की इंपॉर्टेंस को कम नहीं करता है, जो उसके सब ऑर्डिनेट रहते हैं उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि उनमें भी क्या बोलते हैं, डिसीजन लेने की क्षमता आ जाती है। ठीक है। लॉन्ग टर्म, ये क्वेश्चन ही मेरे को बड़ा गंदा लगा, समझ में नहीं आया कि बेसिकली बोलना क्या चाहता है। हो सकता है कि किसी के लिए, मेरे लिए तो ये चैलेंज हो गया था, इसलिए मैंने चैलेंज कर लिख दिया था, ये मेरे लिए चैलेंज हो गया था कि करना क्या है मुझे। लॉन्ग टर्म लोन इज बोरोड एट द रेट 10% एंड टैक्स रेट इज 30%, द कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्सेस, मैंने 7 लगा दिया है। प्लीज़ इसको आप मुझे आंसर कीजिए कैसे निकालते हैं। ठीक है, मुझे नहीं आइडिया। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अकाउंटिंग इक्वेशन, तो ये सही है, तो 11 का बच्चा बता देगा। स्टेटस 9 का बच्चा बता देगा, सॉरी 11 बोल रहा हूँ। स्टेटस कम्स अंडर विच टाइप ऑफ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन? तो साइकोलॉजिकल बैरियर होती है, हम बोलते हैं, हम सोचते हैं कि वो बड़ा आदमी है या वो बड़े स्टेटस का है या वो छोटा स्टेटस का है, ये हमारा साइकोलॉजिकल है, बेसिकली ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल डबल एंट्री सिस्टम इटली में हुआ था, इटली में ही जो हमारे गुरुजी थे, है ना, ल्यूकास पेसियोली, वो थे। रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप यानी एलएलपी जिसको बोलते हैं उसमें ज़रूरी है। विच द फॉलोइंग इज पेयर पेयर इज करेक्ट? फीडबैक इंटरव्यू जो होता है वो कंडक्ट होता है एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉय लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि भैया आपका आपका फीडबैक क्या है, आप क्या सोचते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कुछ चेंजेस तो नहीं करनी है, तो ये सही है, बाकी सब गलत गलत है। तो मैंने ऑड वन आउट कर दिया था, और उसके बाद बाकी देखे थे, बाकी सारा गलत था। ठीक है। इसका जो आंसर था वो 86,000 था, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेशन भी करी हुई है, ये मैंने गलत कैलकुलेशन कर दी थी, ये मैंने फिर बाद में सही कैलकुलेशन करी है। ठीक है। चलिए उसके बाद ये है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस? तो रिटर्न इनवर्ड का होता है, बाकी जैसे कि कैरेज इनवर्ड हो गया, ठीक है, कैरेज आउटवर्ड हो गया और रिटर्न आउटवर्ड हो गया। ये भाड़ा आवक, भाड़ा जावक जो है ना, या वापसी जावक जो है, ये सब आपके आपके खर्चे में आ जाते हैं। रिटर्न इनवर्ड जो है ना आपका, जैसे ही रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं आप,
परचेज जो कि खर्चा होता है, रिटर्न इनवर्ड जो होता है वो आपके दूसरे साइड लाइबिलिटी साइड में आ जाता है, तो इसलिए उसका बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट में होता है। अगर कोई गलती हो रही है, मैं अगेन अगेन बोल रहा हूँ कि गलती होती है, आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट जो होता है वो कंजर्वेटिज्म के कारण बनाया जाता है, विच आर द कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग इम्प्लाइज दैट द अकाउंटिंग प्रैक्टिस शुड रिमेन द सेम फ्रॉम ईयर टू ईयर। ये कंसिस्टेंसी है, आपको एक टाइप की ही अकाउंटिंग पॉलिसी बियर करनी पड़ती है हर साल। बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट टू अकाउंट, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन केवी में भी आया था, एचपीएससी में भी आया था, और ऐसे बहुत जगह पे आए हुए हैं जहाँ पे टू अकाउंट्स लिख देते हैं, तो टू अकाउंट नहीं होता, एटलीस्ट टू अकाउंट होता है, तो उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। The portion of the share capital which cannot be called up except on the binding of the company is known as reserve capital, ठीक है। कई लोग कैपिटल रिजर्व लगा देते हैं गलती से, लेकिन रिजर्व कैपिटल, रिजर्व सामने है, कैपिटल बाद में है, ठीक है। चलो आगे जो है वो है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो इंटरेस्ट पेबल, ठीक है। एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर, जितना कॉल्ड अप किया रहेगा उसी से तो करेंगे, उससे ज़्यादा थोड़ा ना कर सकते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन बी यूज फॉर द इशू ऑफ बोनस शेयर, बाकी में नहीं कर सकते आप, किसी को रेम्यूनरेशन पे करने के लिए, सैलरी पेमेंट करने के लिए नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद है ए बी शेयर प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो 6:4, डेट सी फॉर 1/6, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने ये कर लिया, ठीक है। मैंने सॉल्व ही नहीं किया, लिटरली मैं बताऊँ तो, क्योंकि सॉल्व करने की ज़रूरत थी ही नहीं, ओके। कोई चेंजेस नहीं हो रहा है तो वैसे का वैसा ही रहेगा। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड मशीन इज क्रिएटेड ऑन सेल अकाउंट, तो भैया सेल अकाउंट में क्रिएट कर दिया, प्रिंसिपल ही नहीं पता आपको। उसके बाद है एज पर द कंपनीज एक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म लिमिटेड अप टू, तो ये लिमिटेड होते हैं 50 में, ठीक है। ये मैंने हॉल्ट में रखा था पहले, है ना, हॉल्ट में रखा था, फिर बाद में फिर मैंने 50 कर दिया, चूज़ कर लिया फिर इसको, ठीक है। तो आपको दिख भी रहा होगा, थोड़ा सिली टाइप का काम करता हूँ मैं एग्जाम्स में, बट ठीक है। डिविडेंड इज पेड एज अ परसेंटेज ऑफ पेड अप कैपिटल, ठीक है। जो इतना पेड अप रहेगा उसके अकॉर्डिंग पे करेंगे। जो ईपीएस आप निकालते हो ना, नहीं इसी से निकालते हो पेड अप से, ना कि जितना कि कॉल्ड अप किया जाए, जितना रजिस्टर्ड है, जितना रिजर्व कैपिटल, ये सब कोई मतलब नहीं होता। अगर आपको हाईएस्ट वैल्यू शो करनी है अपनी स्टॉक की इन्फ्लेशन के टाइम पे, तो आप फीफो लगा दो, जो पहले आया था उसको पहले भगा दो, जो लास्ट में आया उसका वैल्यू ज़्यादा रहा होगा तो आपके में शो करेगा, तो ऑब्वियसली आपका इन्फ्लेशन का इफेक्ट जो है आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। डेट रिटर्न ऑफ एज बैड डेट इफ रिकवर्ड, डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। सॉरी ये मैंने गलत किया है क्या, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट करेंगे तो खर्चा हो जाएगा। ये मैंने गलत कर दिया भाई, यहाँ पे क्रेडिट टू डेटर अकाउंट, नहीं क्रेडिट टू डेटर अकाउंट भी नहीं होगा, डेटर अकाउंट से निकल चुका है। बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, डेबिट टू बैड डेट, ये मुझे आंसर दीजिए आप, मुझे थोड़ा सा समय लगेगा, और ये वीडियो मैं बहुत फास्ट में बना रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे बताइए कि इसका आंसर की बेसिकली क्या है। द अमाउंट पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर ऑन अकाउंट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ये गेनिंग रेशियो, ठीक है। अगर उसको चला जाता है तो यार दिल टूट गया यार, ये गलत हो गया मेरा। विच आर द फॉलोइंग अकाउंट विल हैव क्रेडिट बैलेंस, तो ये देखो, ये एसेट होता है, ये लाइबिलिटी होती है, ये एक्सपेंस होता है, और ये भी एक्सपेंस होता है, तो ये सारे लोग को मैंने अलग कर दिया, ऑटो ना ऑटो वाला हिसाब कर दिया, यहाँ पे रेंट आउटस्टैंडिंग उसको लगा दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, तो सिंगल अगर पार्शियल एरर आपका, पार्शियल ओमिशन आपका रहेगा तो फिर आपको बियर करना पड़ेगा, मतलब सॉरी तलपट मैच नहीं होगा, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। सोल्ड गुड्स, ठीक है, इतना इतना माइनस करना था, बहुत तुच्चा सवाल आया था ये वाला, देखो जो अच्छा खासा सवाल था मैं छोड़ के आ गया, और ये सारा करके आया मैंने। एडिशनल कैपिटल ब्रॉड बाय द प्रोप्राइटर, क्या होगा, इंक्रीज असेट होगा और इंक्रीज इन लाइबिलिटी भी होगी। लाइबिलिटी बेसिकली कैपिटल को बोल रही है, ठीक है, क्योंकि कैपिटल की बात ही नहीं करी गई इसमें। फर्म स्टार्टेड इट्स बिजनेस 1 अप्रैल 2021, अमाउंटिंग ये दिया हुआ है देखिए, तो ये अबाउट आपका 72,000 आया, ठीक है। ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो ये आपका देख लीजिए, राजू जगबीर और देवेंद्र की बात करी है, तो यहाँ पे देवेंद्र के हिस्से में कितना आएगा आप क्वेश्चन देख सकते हैं, मैंने कैलकुलेट भी करा हुआ है, तो मेरा आया 41,400। उसके बाद ये आया था, इसमें मज़े की बात ये थी
कि वो 12,000 रुपये का, सॉरी ये चलिए छोड़िए, ये दूसरा क्वेश्चन है। 40,000 रुपये का एक 3 माह का लिखा था, डजेंट मैटर कितने माह का लिखा था, 200 रुपया दिया और बैंक से उसको डिस्काउंट करा लिया। 200 रुपये देकर डिस्काउंट कराने के बाद पता चला कि भैया वो तो डिजॉनर हो गया। तो डिजॉनर हो गया तो 200 रुपये प्लस 40,000, 40,000 200 रुपये लिखूंगा मैं। एक्स वाई, ये देखिए यहाँ पे इसका आंसर जो है 14,000 सामान्य संचय, 24,000 समायोजित करने के पूर्व 160,000 और 30,000 फर्म को, इसमें मैंने सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है 25,000, इसको आप कैलकुलेट करेंगे 25,000 ही आएगा। ठीक है, ये सही किया मैंने। अकाउंट का नॉर्मली कुछ क्वेश्चन छोड़ा नहीं है सिवाय वो जीके वाले क्वेश्चन के। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय एनपीओ, अक्रूवल बेसिस में क्या होता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो कैश बेसिस में होता है कि जितना आपको मिला उतना रिसीट लिखो, जितना आपके पास से गया उतना अमाउंट लिखो। ठीक है, पेमेंट में। बाकी जो आपका इनकम और एक्सपेंडिचर होता है वो आपका अक्रूवल बेसिस में होता है। ठीक है, अक्रूवल कम कैश बेसिस टाइप की कोई चीज़ होती नहीं है। ठीक है, तो ये जो है इसको आप करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो 250 500 800 आएगा। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप बना के ट्राई भी कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, थोड़ा सा बचा हुआ है। तारा मोटर्स लिमिटेड परचेज मशीनरी, इसमें जो आंसर आया था मेरा 5 लाख रुपए आया था, है ना, क्योंकि 4 लाख का मशीन खरीदा है और 20% डिस्काउंट दिया है उसको, तो 5 लाख रुपए आ गए। ठीक है, अनिल बिजेंदर चारू, इसमें 40,000 रुपये का आया था। इसमें मज़े की बात ये थी, इसी की मैं बात बोल रहा था कि भाई 12,000 रुपये का वो लेके चला गया, 40,000 रुपये की उसकी कैपिटल थी। तो अब इसमें भाई 12,000 का लेके चला गया, 40,000 विजेंदर की कैपिटल थी, तो माइनस होना चाहिए था, 28,000 आना चाहिए था, लेकिन 28,000 ऑप्शन में था ही नहीं, तो मैंने 40,000 लगा दिया क्योंकि 28,000 ही आना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद एक साझेदारी फर्म के ट्रायल बैलेंस में क्रेडिटर 50,000 का है, 10,000 वाले लोग मान गए, 8,000 का सामान लेने के लिए वो लोग लेके चले गए, तो 10,000 का क्रेडिटर कम हो गया मेरे पास, 40,000 का बचा। 40,000 में फिर 5% उसका 2,000 होता है, तो 2,000 कम करने के बाद में 38,000 उन लोग का अमाउंट हो जाएगा। इसको तो मैंने यहीं पे सॉल्व कर दिया, तो इसका जो आंसर आया था 17:7 आया था। ठीक है, 10% डिबेंचर, ये जो था ये मैंने गुडविल पे डाला है, लेकिन मैं मेरा बार बार जो इंट्यूशन था ना वो बोल रहा था कि भाई ये कैपिटल रिजर्व में भी आ सकता है। ठीक है, तो एक बार आप चेक कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है, डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर कैन बी एक्सीडेड, तो द अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर, जितना आपने अमाउंट रिसीव किया है उससे ज़्यादा आप डिस्काउंट नहीं दे सकते। ठीक है, चलिए ये आज का था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको लगता है कि आपको ऐसे वीडियोस देखने हैं।